दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली सागा और रहस्यमय नगरी। ये महाबली सागा की एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। महाबली सागा और रहस्यमय नगर। कोहिमा के बीड़ों की पूरी सरहद से लगभग 10 किलोमीटर पहले से पहाड़ी क्षेत्र आरंभ हो जाता था, और यह पहाड़ बीड़ की सरहद से आगे भी लगभग उतनी दूर तक फैले हुए थे। इस क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर थी, और इतने बड़े इस पहाड़ी क्षेत्र में अनेक गगनचुंबी पर्वत थे, तो अनेक छोटी बड़ी घाटियां भी थी। इसके अतिरिक्त इस पहाड़ी क्षेत्र में 5 ऐसे ज्वालामुखी पर्वत भी थे जो सदियों से शांत थे, तथा भविष्य में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती थी कि उनमें से कोई ज्वालामुखी पर्वत फटेगा। और इस समय भीड़ों की सीमा के अंदर स्थित 3 ज्वालामुखी पर्वतों में से यह था। पहले ज्वालामुखी पर्वत का दहाना, जहाँ इस समय यह 2 व्यक्ति खड़े नजर आ रहे थे। उल्लेखनीय बात यह थी कि यह दोनों व्यक्ति ऐसी पोशाकें पहने हुए थे जैसी पोशाकें आज से सैकड़ों पूर्व भारतीय राजाओं अथवा मुगल बादशाहों के जमाने में शाही फौज के सिपाही पहना करते थे। राज भैया, आखिर हम यूं कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? वह किसी भी समय हमें अपनी ओर आता नजर आ सकता है। मुझे लगता है वह नहीं आएगा, क्योंकि आज की दुनिया में भला कौन ऐसा हतीमताई होगा जो बिना किसी जान पहचान के यूं संदेश मिलते दौड़ा चला आएगा। तुम कुछ नहीं जानते हो उसके बारे में, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, जबकि यह कठोर सत्य है कि वह संसार का सबसे अद्भुत व अनोखा इंसान है। उसके लिए संसार का हर प्राणी उसका मित्र है। वह किसी को अजनबी नहीं समझता, और भले ही मुसीबत में फंसा कोई व्यक्ति उसे न जानता हो और उसने उससे मदद न मांगी हो, तब भी वह मुसीबत में फंसे व्यक्ति की हर प्रकार से मदद करता है। अगर सचमुच ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति को आज के जमाने में देवता ही कहा जाएगा। कहा जाएगा नहीं, बल्कि उसे देवता कहा ही जाता है। इन भीड़ों में बसे आदिवासी उसे देवता पुत्र और नाग पुत्र कहते हैं। इस संसार में वह सिर्फ बुराई से नफरत करता है। बुराई के अतिरिक्त संसार की हर जानदार तथा बेजान वस्तु से प्यार करता है। उससे मानवीय संबंध व आत्मीयता रखता है। अरे देखो देखो, एक घुड़सवार आता दिखा, देखना वह वही है क्या? हाँ, सफेद घोड़ा, वह वही है, वही है। वह आ गया, आ गया। देख लो, यही है इस युग का अंतिमताई, जिसे सारी दुनिया कहती है महाबली साका। सच, विश्वास नहीं होता कि जंगली लिबास पहने यह वही संसार का सबसे महान व्यक्ति होगा जिसे देवता पुत्र कहा जाता है और जो अमर है। अर्थात क्या सचमुच सैकड़ों वर्ष पहले जब यह प्रकट हुआ था, तब भी ऐसा ही था जैसा आज है? जिसम से एक रोबीला आकर्षक नौजवान। लेकिन भैया, अगर वास्तव में ये रहस्यमय व्यक्ति इतना समर्थ है कि अकेला हमारी ज्वाला नगरी को अज्ञात व शक्तिशाली षड्यंत्रकारियों से मुक्त कर देगा, तो क्या यह संभव नहीं कि हमारी गुप्त ज्वाला नगरी की चकाचौंध देखकर खुद इसकी नीयत बदल जाए? कहीं यह खुद ही हमारे लिए मुसीबत बन जाए। नहीं जगदीश, मैंने इस व्यक्ति को बहुत निकट से देखा है, वह समझाए। मैं इसकी शक्ति से नहीं, बल्कि इसके संपूर्ण व्यक्तित्व से बहुत अच्छी प्रकार परिचित परिचित हूँ, और इसके बारे में किया मेरा गहन व विस्तृत अध्ययन इसे हर प्रकार से मानी साबित करता है। अपने उसी अध्ययन के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन महाबली शाखा के मन में लोभ और स्वार्थ नहीं आ सकता। आओ आगे बढ़कर उसका स्वागत करें। प्रणाम महाबली, मैं ही वह राज सिंह हूँ जिसका भेजा संदेश व कबूतर आपके पास हाथ में है, और यह है मेरा छोटा भाई। प्रणाम। तुमने संदेश भेजा था कि तुम संकट में हो, तुम्हें मदद की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारी पोशाकें मुझे अचंभित कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारी पोशाकें फिल्मों और रंगमंच के नाटकों में राजा अथवा राजकुमार बनने वाले कलाकारों द्वारा पहनी जाने वाली नकली पोशाकें नहीं हैं। तुम्हारी पोशाकें बिल्कुल असली हैं। इनमें जड़े हुए हीरे बहुमूल्य व दुर्लभ हैं। सर्वप्रथम तुम मुझे सविस्तार अपने परिचय सहित यह बताओ कि तुमने यह दुर्लभ पोशाकें कहाँ से और कैसे प्राप्त की, और इन्हें पहनकर मेरे सामने प्रकट होने के पीछे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य है। ऐसे हम एक एक बात समझाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, और सबसे प्रमुख प्रमुख बात यह है कि आपको हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं आएगा। इसलिए हम अपने बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। अपनी दुनिया? तो क्या तुम पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य दुनिया की बात कर रहे हो? फिलहाल ऐसा ही समझ लीजिए कि हम आपकी दुनिया के लोग नहीं है। कृपया हमारे साथ चलिए।
फिर जैसे जैसे आप हमारी दुनिया में प्रविष्ट होते जाएंगे, आपको बहुत सी बातें बिना पूछे ही समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, जहाँ ले चलना चाहो ले चलो। ओ, तो क्या हजारों वर्षों पूर्व शांत व ठंडे पड़ चुके इस खोखले ज्वालामुखी पर्वत के अंदर बसी हुई है तुम्हारी दुनिया। जी हाँ, हमारी दुनिया का एक प्रवेश द्वार यह ज्वालामुखी का दाना मुख भी है। इस द्वार से हम सीधे अपने राजमहल की छत पर जा पहुंचेंगे। क्या राजमहल? क्या सचमुच सचमुच यह मुझे किसी अज्ञात दुनिया में ले जा रहे हैं, या मैं अपनी दुनिया के लोगों के किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूँ? आश्चर्य है, आज तक किसी को यह ढलान नजर नहीं आया। निश्चय ही यही बात है। दाने पर मौजूद चट्टानें सचमुच बहुत खतरनाक ढंग से रखी मालूम पड़ती है, जबकि वास्तविकता यह है कि उन चट्टानों को वहां से खिसकाने का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। उन चट्टानों को सिर्फ डायनामाइट बारूद से टुकड़े टुकड़े करके करके ही हटाया जा सकता है। दरअसल ज्वालामुखी के दाने पर रखी चट्टानें ऐसे खतरनाक ढंग से रखी नजर आती हैं कि लगता है वह छूते ही इस सैकड़ों फीट गहरे ज्वालामुखी में गिर जाएंगी। यही कारण है कि लोग उन चट्टानों के लुढ़क जाने के भय से ज्वालामुखी के दाने तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर पाते। और फिर अनेक छतरी नुमा चट्टानें इस ढलान के ऊपर हैं, इसलिए जब तक कोई दाने पर उगी वनस्पति तथा जहरीले कांटों वाली झाड़ियों को हटाकर छतरी नुमा चट्टानों के नीचे नहीं आएगा, तब तक उसे इस ढलान के दर्शन तक नहीं होंगे। जबकि हम लोगों ने उन झाड़ियों को काट छाट कर उनके बीच एक ऐसा घुमावदार रास्ता बनाया हुआ है जो सिर्फ उसे ही नजर आ सकता है जिसे पता हो कि वहाँ रास्ता बना हुआ है। प्रकृति ने स्वयं ही इस ढलान को गुप्त बनाया हुआ है। फिर अचानक मोड़ पर घूमते महाबली शाखा ने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसे इतना अधिक विस्मय हुआ कि वह पत्थर की शिला की भांति जड़ होकर रह गया। प्रकृति का एक अनूठा मान आश्चर्य, अद्भुत, बेमिसाल, खोखले ज्वालामुखी के गर्भ में एक भव्य नगर। जगदीश ने एक पत्थर हटाया तो उसके पीछे प्रकट हुई आले में से एक रस्सी की बनी बनाई सीढ़ी बरामद हुई। यह सीढ़ी महल के छत पर उतरने के लिए है। काम खतरनाक है, लेकिन हम अभ्यस्त हैं। लेकिन आपको यह खतरा नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक लिफ्ट भी है। लिफ्ट? यह इसके दूसरे सिरे पर एक बड़ा पत्थर बंधा है। जब आप लिफ्ट में बैठेंगे तो आपके वजन से पत्थर ऊपर उठने लगेगा और यह लिफ्ट नीचे जाने लगेगी। बिल्कुल ऐसी लिफ्ट मैं पहले भी देख चुका हूँ, दक्षिण में पर्वतीय बोनों के पास और उत्तर में वृक्ष मानवों के पास। तभी अचानक ही, अरे यह क्या! जैसे मैंने उसे छोड़ा वह एकदम वेग से नीचे चली गई। भयानक दुर्घटना। शायद दूसरे सिरे पर मौजूद पत्थर खुल गया होगा। नहीं, खुल नहीं गया होगा महाबली, बल्कि खोला गया होगा। यह नीच हरकत निश्चित रूप से उसी दुष्ट नकाबपोश की है जिसने हमारी शांत प्रिय दुनिया का सुख चैन लूट लिया है। कौन नकाबपोश? किसकी बात कर रहे हो मित्र? उसी शैतान की, जिसकी दुस्साहसिक आतंकपूर्ण गतिविधियों ने इस पूरे नगर को आतंक के शिकंजे में कस लिया है। हमने उसी के खिलाफ आपको अपनी मदद के लिए बुलाया है। मैं रस्सी से नीचे जाकर लिफ्ट को सही करता हूँ। नहीं, उसे बाद में ठीक करवाते रहना। दरअसल मैं यहाँ प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी तुम लोगों की पूरी दास्तान सुनना चाहता हूँ। इसलिए हम तीनों इसी समय साथ साथ ही नीचे चलेंगे। लेकिन महाबली, कठिन अभ्यास के बाद ही कोई इस रस्सी की सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे अभ्यास है, यह देखो। अरे नहीं, असंभव। सच, विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर। वह छलावे की तरह रस्सी पर ऐसे फिसलता चला जा रहा है जैसे वह खुद रस्सी पर नहीं फिसल रहा, बल्कि रस्सी चरखी पर घूमती हुई तेजी से नीचे जा रही है। मान आश्चर्य, वह नीचे पहुंच गया, बिल्कुल सही सलामत, सकुशल। और इतनी जल्दी नीचे पहुंच गया जितनी जल्दी हम लोगों में से भी कोई नहीं पहुंच सकता, जो कि जन्म से ही इस रस्सी पर चढ़ने का अभ्यास करते आ रहे हैं। विस्मय सागर में गोते लगाते दोनों भाई भी नीचे उतर गए। सच बताइएगा, आपने ऐसा विलक्षण अभ्यास कहाँ किया और इसकी प्रेरणा किससे मिली? भीड़ों में लंगूरों और वन मानुषों के साथ रहते हुए यह अभ्यास स्वयं ही हो गया। अंदर पहुंचने पर उस गुप्त ज्वाला नगरी नाम नगर के राजा भानु प्रताप सिंह ज्वाला ने बेहद गर्म जोशी से महाबली शाखा का स्वागत किया।
अब कृपया मुझे सविस्तर पहाड़ों के गर्भ में छुपे इस गुप्त दुनिया के आदि से अंत तक के इतिहास से परिचित करवाइए और बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। जैसा कि तुम यह देख ही चुके हो मावली कि यह छोटी सी दुनिया पहाड़ों के नीचे बसी हुई है और इसका भौगोलिक निर्माण प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से किया है। इसके निर्माण में इंसान का कोई हाथ नहीं है। लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसी हुई इस दुनिया की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। 11 वर्ष पूर्व उत्तर दिशा में सोनगढ़ की एक घाटी में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। हमारे वह पूर्वज जिनका नाम सुमेर सिंह था उस घाटी में बसे राज्य के सेनापति थे। एक बार वे अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ उन्हीं भीड़ों में भटक गए जो आज कोसीमा के नाम से विख्यात है और जहाँ के तुम एकमात्र स्वामी हो। अचानक ही भीड़ों के मूल निवासियों ने सेनापति सुमेर सिंह व उनके सैनिकों को घेर लिया और तब छोटा सा ही सही परंतु एक घमासान युद्ध हुआ। जीत जंगलियों की हुई क्योंकि वह उन्हीं का क्षेत्र था और वह जहरीले तीरों की वर्षा कर रहे थे। सेनापति सुमेर सिंह पराजित होकर जान बचाकर भाग निकले परंतु जंगलियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वह जंगली उनका पीछा करते करते इन ज्वालामुखी पर्वतों तक आ गए। सुमेर सिंह खतरनाक चट्टान के बीच छुपने के इरादे से आगे बढ़े तो उन्हें छतरी नुमा चट्टानों के नीचे निर्जीव ज्वालामुखी में उतरता हुआ एक प्राकृतिक ढलान नजर आ गया। वे जंगलियों से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उस ढलान पर उतरते चले गए और अंत में उन्हें एक हरी भरी जमीन देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उस ढलान का अंतिम सिरा जमीन को स्पर्श करता हुआ था जो सैकड़ों वर्ष पहले भूकंप के एक झटके से टूटकर गिर गया था और उतनी ऊंचाई पर पहुंचकर था जितनी ऊंचाई पर आज वह हमारे राजमहल की छत पर लटका नजर आता है। सेनापति सुमेर सिंह उस अजनबी जमीन पर आ गए और शीघ्र उन्हें मालूम हो गया कि वह एक बहुत विशाल गुफा है जिसमें एक विशाल नगर आबाद हो सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ उन्हें बेशुमार दुर्लभ रत्नों के भंडार मिलने का निश्चय भी हो गया और वहीं रहते हुए उन्होंने वहाँ गुप्त दुनिया आबाद करने की कल्पना कर डाली और उन्होंने अपने विलक्षण पर्वतीय ज्ञान से उस दुनिया में दाखिल होने के दो और मार्ग इस ढंग से खोल लिए कि वह जब चाहे उन्हें इस ढंग से बंद कर सके कि कोई लाख सिर खपाने पर भी उन मार्गों की खोज न कर सके। अब यहाँ खाना बदोश लोगों को घेर कर लाऊंगा जो यहाँ खेती करके अनाज उगाएंगे। और फिर 20 वर्ष बाद सरदार मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जीता न रहूंगा। जैसे भी हो मेरे बेटे को बचा लो। धीरज रखो कृपा सिंह। हमारी इस छोटी सी दुनिया में न तो हकीम वैद्यों की कमी है और न ही उन जड़ी बूटियों की कमी है जिनसे औषधि तैयार करके हकीम लोग मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। उस युग में प्रत्येक कबीले के साथ एक कुशल हकीम अथवा वैद्य अवश्य होता था जो कि अपने कबीलों के साथ ही रहता था। अतः अनेक वैद्य और हकीम भी अपने कबीले के लोगों के साथ ही इस दुनिया में कैद हो गए थे। सुमेर सिंह उनकी हर समस्या में हर संकट में उनका जी जान से साथ देते, उनके झगड़ों को न्यायपूर्वक और निष्पक्षता से समाप्त करते। इस प्रकार वे आरंभ में उन कबीलों के सरदार बने और अनेक वर्षों पश्चात जब इस दुनिया में कैद हुए सभी कबीलों ने आपस में मिलकर अपनी एक छोटी सी व्यवस्थित दुनिया बसा ली। तब उन्हीं सब लोगों ने मिलकर सरदार सुमेर सिंह को अपना राजा घोषित कर दिया। शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है। किस कारण आप सबने एकत्रित होकर यहाँ आने का कष्ट दिया। महाराज, हम समस्त नगरवासी एक विशाल उत्सव मनाना चाहते हैं। उसके लिए आपकी आज्ञा चाहिए। महाराज सुमेर चंद्र की जय। महारानी जिंदाबाद। इसी प्रकार एक के बाद एक कई शताब्दियां बीत गई। राजा बदलते रहे। कई राजाओं ने गुप्त नगरी के विकास में भी रुचि दिखाई। उन्होंने गुप्त द्वार से बाहरी दुनिया से संपर्क किया। कुछ वैज्ञानिक अपहरण कर गुप्त नगरी में लाए गए। उन्हीं के प्रयास स्वरूप उस रहस्यमय गुप्त नगरी में विद्युतीय प्रकाश की भी व्यवस्था हुई। लेकिन बाहरी दुनिया में संपर्क का यह सिलसिला सिर्फ राजवंश तक सीमित रहा। अन्य नगरवासी अभी भी शेष दुनिया में कटे हुए थे। यह सिलसिला अनेक वर्षों तक चला। फिर न जाने कैसे एक दिन बाहरी दुनिया के कुछ लोगों को इस नगर की जानकारी होगी और इसके साथ ही नगर में भी अपराध की अनेक घटनाएं घटने लगी। एक रहस्यमय नकाबपोश ने सारे नगर को भयभीत कर दिया है।
स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि हम उस रहस्यमय नकाबपोश के सामने स्वयं को विवश महसूस कर रहे हैं। इस बीच हमारे अनेक वफादार सैनिक उसी नकाबपोश के गुप्त संगठन द्वारा मारे जा चुके हैं। कई बार सरकारी खजाने की लूट हो चुकी है। तो ये है वर्तमान स्थिति। हम राजाओं ने यहाँ की जनता को आज तक अज्ञान के अंधकार में रखा और शायद यह जनता को अभिशाप ही लगा है हमें कि हमारी यह गुप्त दुनिया अब गुप्त नहीं रही। हालांकि हमने किसी को देखा नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि बाहरी दुनिया के कुछ चालाक अपराधी हमारी इस दुनिया में घुस आए हैं। उन अज्ञात लोगों को यहाँ एक विशाल व शक्तिशाली संगठन कायम हो चुका है। वे हमारी इस दुनिया में लूटमार तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध करते घूम रहे हैं, जबकि हम उन्हें पहचानते तक नहीं है। उस संगठन का सरगना एक रहस्यमय नकाबपोश है, जिसे इस दुनिया की चप्पे चप्पे की नहीं बल्कि राजमहल में होने वाली गुप्त वार्तालापों की जानकारी भी रहस्यमय ढंग से हासिल हो जाती है। और सबसे अधिक कष्टदायक बात हमारे लिए यह है कि उन नकाबपोशों ने हमारी इस दुनिया में मौजूद वह गुफाएं खोज ली है जिनमें सोने और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए हैं, जबकि उनका रहस्य मेरे अतिरिक्त राज परिवार के 5 अन्य सदस्यों के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं था। तो क्या आप लोग स्वयं ही उन गुफाओं में से सोना तथा हीरे जवाहरात निकालते हो? नहीं, इस कार्य के लिए कुछ लोगों को प्रशिक्षण तथा उपकरण देकर उन्हें गुफा में रख छोड़ा है हमने। वे लोग एक प्रकार से उन गुफाओं में कैद हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के बिना वे उन गुफाओं से बाहर नहीं आ सकते। उन गुफाओं में उनकी सुख सुविधा व आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध हैं, और वहां रहते हुए वे लोग सिर्फ गुफाओं से कच्चा सोना निकालकर उसे शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार बहुमूल्य हीरे जवाहरात जो अपने प्राकृतिक रूप में उन लोगों के द्वारा गुफाओं में से निकाले जाते हैं, वहीं लोग काट छाट अथवा तराश कर इस योग्य बनाते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया के बाजारों में बेचा जा सके। ऐसे कितने लोगों को उन गुफाओं में कैद किया हुआ है आपने? वर्तमान समय में कुल 64 मजदूर तथा कारीगर उन गुफाओं में हैं, जबकि आरंभ में जब सोना शुद्ध करने तथा हीरे जवाहरातों को तराशने के लिए आधुनिक तकनीक तथा आधुनिक उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ था, जिनके द्वारा आज हम महीनों में होने वाला काम कुछ ही घंटों में संपन्न कर लेते हैं, तब उन गुफाओं में 200 मजदूर तथा कारीगर लोगों तक को रखा जाता था। अर्थात उन गुफाओं से सोना तथा हीरे जवाहरात प्राप्त करने के लिए तुम और तुम्हारे पूर्वज अब तक अनगिनत लोगों का जीवन उन गुफाओं में नष्ट कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कोई भी आदमी अपनी खुशी से उन गुफाओं में कैद नहीं होना चाहेगा, इसलिए तुम जबरन या धोखे से उन्हें यहाँ पहुँचाते होगे, और जो वहाँ पहुँचकर विरोध करता होगा तुम उसे डरा धमकाकर अथवा सताकर कष्ट पहुँचाकर उन गुफाओं में काम करने के लिए मजबूर कर देते हो। देखो मावली, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने यह दुनिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बसाई थी। हम सब उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, और मैं यह भी मानता हूँ कि हम जो इस दुनिया के शासक बने हुए हैं, वास्तव में हम शासक नहीं अपराधी हैं। मैं भी यही समझता हूँ। यह दुनिया सिर्फ गुफाओं में भरा प्राकृतिक खजाना, सोना, हीरे जवाहरात इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ ही इसलिए भी बसाई गई थी क्योंकि सेनापति सुमेरचंद, जिन्होंने इस दुनिया की खोज की थी, उनके मन में शासक बनने की बहुत तीव्र अभिलाषा थी, और वह चाहते थे कि उनका राज्य पूर्णतः निष्कंटक होने के साथ साथ उनके राज्य की जनता पूर्णतः उनके अधीन और इतनी भोली भाली व अल्प बुद्धि हो कि उसे वे भेड़ बकरियों की तरह मन चाहे दिशा में आगते रहे, और उस राज्य में भविष्य में कभी भी कोई ऐसा विद्रोह पैदा न हो सके जो उसकी सत्ता को चैलेंज कर सके। और किसी भी राजा का यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब वह अपने देश की अशिक्षित जनता का मानसिक विकास ही न होने दे, अर्थात जैसे भेड़ बकरियों का विशाल देवड़ आदि से अंत तक पूर्णतः अपने गडरिये के अधीन होता है। कुछ ऐसी ही अभिलाषा सेनापति सुमेर सिंह की थी, जो संयोग से इस घाटी में पहुंच गया था, और जब उसे यहाँ सोने तथा हीरे जवाहरातों के भंडार भी नजर आ गए तो उसने अपनी कल्पना की दुनिया बसाने की अभिलाषा पूर्ण करने का निश्चय कर लिया, और एक ऐसा अमानुष शैतानी षड्यंत्र रच डाला कि उसमें हजारों अशिक्षित, अनपढ़ व भोले भाले नर नारी और बच्चे उसके इस दुनिया में कैद होते चले गए। उफ, सचमुच हजारों व्यक्तियों का अपहरण करके भविष्य में पैदा होने वाली उनकी अगली सैकड़ों पीढ़ियों तक को कैद कर लेना निश्चय इस संसार में आज तक
इससे अधिक जघन्य अपराध तुम और तुम्हारे पूर्वजों के अतिरिक्त अन्य किसी ने न किया होगा। और तुम और संसार के उस सबसे क्रूर व बेरहम अपराधी के वंशज। इसलिए अपने दिमाग से यह विचार निकाल दो कि मैं तुम्हारी इस गुप्त दुनिया को गुप्त रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं इस दुनिया का संबंध बाहरी दुनिया से जोड़कर यहाँ के लोगों को हजारों वर्षों की कैद से मुक्त करूंगा। नहीं मावली, हम तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाए कि तुम इस दुनिया को भविष्य में भी गुप्त रखने में हमारी मदद करो, बल्कि हम सब आपस में यह परामर्श करने के बाद कि अब यदि हमने यहाँ की जनता को हजारों वर्ष की गुलामी से मुक्त न किया तो हमारे स्थान पर वह रहस्यमय नकाबपोश यहाँ का राजा बन जाएगा और यहाँ की जनता नए सिरे से उसके गुलाम बन जाएगी, क्योंकि हम उस रहस्यमय नकाबपोश का मुकाबला करने में असमर्थ है। उससे पूर्णतः पराजय स्वीकार करने के बाद ही हमने तुम्हारी मदद लेने का निश्चय किया है। तुम्हारा यह निर्णय सुनकर मुझे बहुत खुश हुई कि तुम अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो। अतः अब तुम उस दुष्ट नकाबपोश के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ, जो यहाँ का राजा बनकर यहाँ के लोगों को गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहता है। और फिर राजा ने महाबली को बताया कि नकाबपोश के संगठन के लोग सामूहिक नरसंहार करके जनता में इतनी दहशत और असुरक्षा की भावना पैदा कर चुके हैं कि अब यहाँ की जनता उसका हर हुक्म मानने लगी है। नकाबपोश जनता से कर वसूल करने लगा है। हमारे सिपाही इतने भयभीत हैं कि वह नकाबपोश को नुकसान पहुंचाने संबंधी हमारा कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अनेक सैनिक तो नकाबपोश के संगठन में ही शामिल हो गए हैं। सच तो यह मामली कि नकाबपोश किसी भी समय हमें और हमारे संपूर्ण परिवार को समाप्त करके स्वयं को यहाँ का राजा घोषित कर सकता है, लेकिन अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और अब अगर वह ऐसा कुछ करना चाहेगा तब उसे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तभी खट, ओह आश्चर्य, गलियारे में तो कोई है ही नहीं। कहाँ गया चाकू फेंकने वाला? इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? इस चाकू में एक पत्र है, निश्चय यह नकाबपोश का पत्र होगा। सिर्फ वही अपने संगठन के लोगों द्वारा इस प्रकार आदेश पहुंचाता है। पत्र पढ़ो, देखे क्या कहना चाहता है वह। राजा भानु प्रताप, हमने आज तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुमने महाबली शाखा नाम के इस जंगली को बुलाकर अपनी मौत को आवाज दी है। लेकिन घबराओ मत, मैं पहले तुम्हारे इस मददगार को तुम्हारे सामने मौत के घाट उतारूंगा, फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समाप्त करके मैं अपने आप को इस गुप्त दुनिया का राजा घोषित कर दूंगा। नकाबपोश। नकाबपोश की यह चुनौती मुझे स्वीकार है। अब आप मुझे इस गुप्त दुनिया का और अपने इस महल का नक्शा तथा उन सभी गुप्त द्वारों के बारे में बता दें, जिनका रहस्य सिर्फ आपको और आपके परिवार के सदस्यों को मालूम है। फिर काफी देर तक साका ने इस घाटी के और इसमें बसे नगर के तथा राजमहल के नक्शों को देखा। वजीर और सेनापति संयोग से उस समय महल में ही थे, अतः शीघ्र ही सागा की उनसे मुलाकात होगी। क्या आप लोग नकाबपोश से टक्कर लेने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? जी हाँ, मेरे कुछ सैनिकों ने नकाबपोश के आदमियों का पीछा करके यह मालूम किया है कि इस नगर की पूरी पहाड़ियों में नकाबपोश का मुख्य अड्डा है। इसके अतिरिक्त नकाबपोश से टक्कर लेने के लिए मैंने 2500 सैनिकों की अपनी छोटी सी सेना में से कुछ बहादुर सिपाहियों को छांटा है। उन सिपाहियों में नकाबपोश के आदमियों से टक्कर लेने का हौसला भी है और आधुनिक हथियारों के प्रयोग में भी दक्ष हैं। ठीक है, अपने इन सैनिकों को दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए हर क्षण तैयार रखिएगा। और मावली, जिस नकाबपोश को हमारे 2500 सैनिक आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसका मुकाबला आप अकेले कैसे कर पाएंगे? इस बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर राजा के हुक्म पर वजीर शाखा को राजमहल के पिछले भाग में ले गया। महाराज के आज्ञा अनुसार आपके ठहरने की व्यवस्था राजमहल में ही की गई है। धन्यवाद वजीर साहब। कुछ ही देर में कुछ सिपाही आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, तथा कोई और हुक्म हो तो कहिए। आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। जब किसी चीज़ की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। वजीर को विदा करे मावली शाखा ने सोचा, क्यों न दरवाजा अंदर से बंद करके पहले इस कमरे की तलाशी ली जाए, क्योंकि राजमहल के हर हिस्से में दुश्मन की पहुंच है। वे अपने किसी भी दुश्मन को समाप्त करने के लिए कहीं भी टाइम बम और रिमोट कंट्रोल
बम छिपा सकता है। लेकिन जैसे शाखा दरवाजा अंदर से बंद करके पीछे घुमा, उस कमरे में मौजूद बंद अलमारियों के दरवाजे अपने आप खुल गए और ओह, तो मेरा अनुमान ठीक ही निकला। इसका मतलब नकाबपोश को मालूम था कि मुझे इसी कमरे में ठहराया जाएगा। इस गुप्त दुनिया में आकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। अच्छा होता कि तुम अपने जंगल में बसे रहते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें हुक्म मिला कि हम तुम्हारी लाश महाराज को उपहार में दे दें, ताकि भविष्य में वे अपने किसी मददगार को बुलाने का साहस न करें। अच्छा, तो मुझे भी बता दो कि नकाबपोश कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरी इच्छा कि तुम में से जो मेरे हाथों मारे जाएंगे और जो घायल होंगे, मैं उन्हें नकाबपोश को उपहार में दूं। तो ले देख, कौन किसे उपहार में देता है। धोए। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि महाबली शाखा के हाथ जब दुश्मन पर प्रहार करने के लिए हरकत में आते हैं, तो दुश्मन अंधा हो जाता है, क्योंकि महाबली शाखा के हरकत करते हाथ उसे नजर ही नहीं आते। धोए। उफ। ओह। है कि कैसे हो गया ये। ऐसा लगा मानो उसने हवा में से रिवॉल्वर लपक कर फायर कर दिए। उसके हाथ खाली थे, फिर रिवॉल्वर कैसे और कब उसके हाथ में पहुंच गया। देखते क्या हो, वह अपने रिवॉल्वर की छह छह गोलियां दाग चुका। दबोच लो इसे। अपने लीडर की ललकार सुनते ही अपने लीडर के साथ तीन आदमी मामली शाखा पर झपटे। शेष दो अपनी गनों की ओर झपटे, लेकिन सफलता मिली सिर्फ मामली शाखा को। झुम। ओए। मामली शाखा के वज्र प्रहारों से हवा में उछले व्यक्ति फरस से गन उठाते अपने साथियों पर गिरे। ओह। शेष दो का और भी बुरा हाल था। ठोक। अरे कम बख्तो, जल्दी उठो, अपनी गनें संभालो और भून दो जंगली को। लेकिन तभी ओह ओह, अरे कमाल की कलाबाजी। ठोक। झुम। ओह, बच गया। ठोक। और फिर उनमें से किसी को संभलने का अवसर नहीं मिला। झुम झुम। अब तुम बताओगे कि राजमहल में तुम्हारा मददगार कौन है और तुम्हारा अड्डा कहाँ है, नकाबपोश कौन है और कहाँ मिलेगा। लेकिन तभी रोशनदान पर एक हल्की सी आहट हुई। ओ नहीं। क्रिक। उफ। आश्चर्य। रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हटाने की मामूली सी आवाज भी सुन ली उसने। अरे बच गया। धोए। और इससे पहले कि नकाबपोश दूसरा फायर कर पाता, धोए फायर करते सागा बंद दरवाजे की ओर भागा। लेकिन ओह, दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। और दूसरे क्षण माबली सागा के कंधे की भीषण टक्कर से वह मजबूत दरवाजा धराशायी हो गया। दौड़। गलियारे में कोई नहीं। इतनी जल्दी कोई भी लंबा गलियारा पार नहीं कर सकता। उसके इतनी जल्दी गायब हो जाने का रहस्य यही है कि दरवाजा तोड़ते समय मुझे दरवाजे के टूटने की आवाज के साथ ही मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी थी, जैसे इसी गलियारे का कोई दरवाजा बहुत तेजी से बंद किया गया हो। इस गलियारे में मेरे इस कमरे सहित दो कमरे और हैं। फौरन इन दोनों कमरों को चेक करना चाहिए। ठक ठक। कौन? कृपया दरवाजा खोलिए। तो तुम कौन हो? रानी साहिबा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या इस कमरे में अभी अभी कोई आदमी आया था? दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी कॉमिक्स है और इसको पढ़ता गया तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। तो इसका यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इसका पार्ट 2 आपको कल मिलेगा प्ले लिस्ट में, माबली शाखा के फोल्डर में, ठीक 2 बजे। तो यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और पार्ट टू के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा।